नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है पछतावा। आज रोहिणी जी मायूस होकर अकेले अपने कमरे में लेटी हुई थी। वह सोचती है कि मैंने बहू को बेटी बनाकर ऐसी कौन सी गलती कर दी जो बहू मुझसे इतना बुरा सलूक करती है। मैं तो बहू को कुछ कहती भी नहीं हूँ। वह जब से शादी होकर आई है तब से वह मुझे उल्टा सीधा सुनाती रहती है। बेटा तो पहले ही माँ को माँ नहीं समझता था और जली कटी सुना दिया करता था, लेकिन बहू के आने से अब वो और भी गलत बर्ताव करता है, क्योंकि बहू मेरे बेटे करण को मेरे खिलाफ भड़काया करती है। यह सोचते सोचते कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई तो बहू तेज आवाज में चिल्लाती है, क्यों माँ जी, क्या आपको आज उठना नहीं है? ऐसे घोड़े बेचकर सोती रहोगी तो घर का काम कौन करेगा? तभी उनका बेटा आता है और कहता है, माँ, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त रात को डिनर पर आएंगे, उनके लिए खाना तैयार रखना, क्योंकि आपके हाथों का बना हुआ खाना, खास करके टमाटर आलू की सब्जी, मेरे दोस्तों को बहुत पसंद है। वह कहते थे कि तुम्हारी माँ के हाथों में जादू है, इसलिए वह सब यहाँ आ रहे हैं। तब रोहिणी जी बोली, कितने लोगों का खाना बनाना है? बेटा, माँ की कांपती हुई आवाज सुनते ही करण को गुस्सा आ गया और वह रूखे स्वर में बोला, पहले तो आप यह कांपना बंद कीजिए। जब आपको पता है कि आपको शुगर की बीमारी है तो परहेज क्यों नहीं करती हो? दिन भर उल्टा सीधा खाकर अपनी तबीयत खराब करती रहती हो, जिसके कारण मुझे परेशानी होती है और इलाज करवाना पड़ता है। लेकिन आपको कितना भी बोलो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और करण गुस्से से चिल्लाया तो उसकी पत्नी अंजलि को तो मौका ही मिल गया अपनी सास को बातें सुनाने का। यही बात तो मैं इन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ कि मीठा कम खाया करो, जिसके कारण आपको परेशानी होती है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें छोड़कर आपके साथ अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस पर रोहिणी जी बोली, बेटा, कितनी बार तो तुम्हें कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मुझे कुछ पैसे दे दो दवाई लाने के लिए, लेकिन तुम दोनों हो कि सुनते ही नहीं हो और अब मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। फिर करण बोला, ठीक है माँ, आज अंजलि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी और दवाई दिलवा देगी। करण ने कहा तो अंजलि उसके विपरीत बोली, अरे कुछ नहीं है, माँ जी का शुगर लेवल उनकी चटोरी जुबान की वजह से बढ़ा है। स्वाद साउथ में कुछ भी उल्टा सीधा खा लेती हैं और फिर कांपती रहती हैं। दिन भर उल्टा सीधा खाने पर लगाम लगाएंगी तो शुगर नॉर्मल हो जाएगा। करण ने भी अपनी पत्नी अंजलि की बात पर सहमति जताई और उससे कहा, दोपहर को मेरा एक जरूरी पार्सल घर पर आने वाला है, वह लेकर रख लेना। रात का खाना तुम ही बना देना, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे 4-5 दोस्त ऑफिस से आएंगे, तुम बढ़िया सा खाना बनाना। इस पर अंजलि हैरान होते हुए बोली, अरे, मैं कैसे बनाऊंगी मेहमानों के लिए खाना? मुझे तो आज बाल कटाने पार्लर जाना है और फिर शाम को मेरी सहेली की शादी की सालगिरह पार्टी में भी जाना है। मुझे तो वक्त नहीं मिल पाएगा। अरे अंजलि, तुम सहेली की सालगिरह की पार्टी को कैंसिल कर दो और रात को अच्छा सा खाना बनाकर रखना और माँ से आलू टमाटर की रेसिपी पूछ लेना। मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर करण तो ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन अंजलि की भौहें चढ़ गई। पति के ऑफिस जाने के बाद वह अपनी सास पर चिल्लाने लगी, कोई काम ना करना पड़े इसलिए आप बीमारी का बहाना बनाकर बैठ जाती हैं। आप ये सब चाल मैं अच्छे से समझती हूँ। आपको और कुछ काम तो है नहीं, तो यही काम कर लेती। वैसे भी दिन भर बिस्तर पर ही पड़ी रहती हो, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती हो। थोड़ा काम कर लेती तो मर थोड़ी ना जाती। अपने लिए ऐसी गलत बातें सुनकर रोहिणी जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी सांस भी अब लगातार फूल रही थी। ऐसी हालत में उन्होंने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। वह अपने कमरे में चली गई। चिल्लाती हुई अंजलि ने जैसे तैसे डिनर तो बना दिया। फिर शाम को करण के दोस्त आए और थोड़ी देर उन लोगों ने बातें की और फिर डिनर किया। लेकिन जब मेहमान खाना खाकर चले गए तो जूठे बर्तनों को बहू ने वैसे ही छोड़ दिया था, जो बहुत ज्यादा थे। अगले दिन सुबह रोनी जी मंदिर से पूजा करके घर वापस लौटी
तो देखा कि बेटा बहू कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। अपनी सास को देखते ही अंजलि बोली, माँ जी, थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, धोकर रख देना और रात का खाना बनाकर रख देना। हम लोग देर से आएंगे। करण ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था और बेटा बहू अपने बच्चों को लेकर सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे यह रोहनी जी को भी नहीं पता था, और ना तो वह पूछने की हिम्मत कर सकती थी और ना ही बेटा बहू कभी बताते थे। रोहनी जी ने रसोई में जाकर देखा तो जूठे बर्तनों का बड़ा सा ढेर था। जैसे तैसे हिम्मत करके सारे बर्तन साफ किए और फिर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई और लेटे लेटे अपने अतीत के गलियारे में खो गई। सब पुरानी बातें उनके दिमाग में घूमने लग गई। 10 साल पहले ही रोहनी जी बड़ी खुशी से अंजलि को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। वह तो उसे अपनी बेटी ही समझती थी, पर अंजलि ने तो आते ही घर का नक्शा बदल दिया। आते ही वह अपनी मनमानी करने लगी और करण को भी अपने काबू में कर लिया। करण पहले ही अपनी माँ की कदर नहीं करता था। रही सही कसर अंजलि ने पूरी कर दी। अंजलि पूरे घर को अपने अनुसार ही चलाती थी। उसकी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। वहीं रोहिणी जी की स्थिति घर में रखे पुराने सामान जैसी थी। जब बेटा ही उनकी कदर नहीं करता था, तो बहू क्या करेगी? करण अंजलि के सामने ही रोहिणी जी को कुछ भी कह देता था, जिस कारण अंजलि और सिर चढ़ गई थी। अब इस घर में वही होता जो उनकी बहू अंजलि कहती। अंजलि के आने से पहले रोहिणी जी ने नौकरानी लगाई हुई थी, जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर जाती थी, क्योंकि उनसे इतना काम नहीं बनता था। उनकी तबीयत खराब रहती थी। परंतु अंजलि ने आते ही घर अपने हाथों में ले लिया और नौकरानी को हटा दिया, क्योंकि उसे लगता था कि नौकरानी को पैसे देना बेकार है। जब घर में सासू माँ बैठी रहती हैं, इस उम्र में हाथ पैर चलते रहने चाहिए, वरना जल्दी ही खटिया में पड़ जाएगी, तो सेवा कौन करेगा? ऐसा कहकर वह हमेशा अपनी सास को काम पर लगा देती। रोहिणी जी यह सब सोच ही रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दोनों बेटे और बहू घर आए। रोहिणी जी ने दोनों के लिए खाना लगाया, लेकिन जैसे ही वह लोग खाना खाने बैठे, तो करण चिल्लाकर बोला, यह क्या बना दिया है? सब्जी तो एकदम पानी जैसी बना दी है। मसाले डालना ही भूल गई क्या? इतना फीका खाना तो मरीजों को भी नहीं दिया जाता। माँ, आपको खाना बनाना भी ढंग से नहीं आता है क्या? इससे अच्छा तो हम बाहर ही खाकर आ जाते। आखिर इतना काम किस लिए कर रहा हूँ? यह बेकार खाना खाने के लिए? ऐसा कहते हुए करण डाइनिंग टेबल से उठ गया और अंजलि से बोला, चलो अब हम बाहर से ही खाकर आते हैं। तब वह सभी बाहर खाना खाने चले जाते हैं। रोहनी जी कुछ भी नहीं बोल पाई और बस खड़े खड़े उनको जाते हुए देखती रह गई। अब बेचारी रोहनी जी वही खाना खाकर सो जाती है। जब बेटे और बहू घर आते हैं, तब घर का गेट खटखटाते हैं, पर उसे कोई नहीं खोलता। तभी अंजलि को याद आता है कि दूसरी चाबी तो उसके पास ही है। वह उस चाबी से खोलकर अंदर आ जाते हैं और अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। इतने में रोहनी जी की नींद खुली और वह पानी लेने के लिए किचन में गई। तब उन्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। वह करण और अंजलि के कमरे के पास रुक गई। उन्होंने जो सुना, उसे सुनकर वह अंदर तक हिल गई। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि वह अंजलि को क्या कहती। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या शिकायत करे। यूं ही दिन बीतते गए। रोहनी जी की तबीयत अब ज्यादा खराब रहने लगी थी। करण माँ की बिगड़ी हालत को देखते हुए डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप करने के बाद पता चला कि लगातार शुगर बढ़ रही है, जिसके कारण उनकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई है और इनका इलाज लंबा चलेगा। तो करण ने उन्हें एडमिट करवा दिया और रोहनी जी का इलाज शुरू किया गया। कुछ दिन तक तो उन्हें लगातार दवाई दी गई, लेकिन फिर ज्यादा खर्च के कारण करण दवा लेने में आनाकानी करने लगा। अब उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी थी, लेकिन जब भी अपने बेटे से दवाई दिलवाने को कहती, तो वह हमेशा की तरह बिजी होने का नाटक करता और बहू को तो वैसे भी उनकी तबीयत से कोई लेना देना था ही नहीं। उसे तो केवल अपने ऐशो आराम की ही फिक्र थी। रोहनी जी की जिंदगी
शुरू से ही परेशानी वाली थी। अपने मायके में 5 बहनों में सबसे बड़ी रोहनी जी को हमेशा ही अपशगुनी कहा जाता था, क्योंकि दादी कहती थी कि रोहनी अपने पीछे 5 बहनें और लेकर आई है। सारी बहनों के जन्म पर दादी कहती, आखिर वंश तो बेटे से ही चलता है। 6 बहनों को देखकर उनकी दादी का दिल जलता रहता था और वह चाहती थी कि सभी जल्द से जल्द अपने घर चली जाए और उन्हें उनसे मुक्ति मिल जाए। रोहिणी जी का पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने का सपना था, लेकिन यह सपना तो उनका सपना ही बनकर रह गया। पैसों की कमी के कारण रोहिणी जी को ज्यादा पढ़ाया भी नहीं गया और माँ पिताजी ने उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। रोहिणी जी को उम्मीद जगी कि शायद ससुराल जाकर पति के राज में पढ़ने का मौका मिल जाए, लेकिन वहां भी किस्मत फूटी ही निकली। दहेज तो था नहीं, तो रोहिणी से 2 दुगुनी उम्र के विधुर आदमी के साथ शादी करा दिया गया। रोहिणी जब शादी करके पहली बार घर आई, तो देखा कि घर और कारोबार पर तो उनके जेठ और जेठानी का ही राज चलता था। उनका तो सारा दिन घर के काम करने में ही वक्त निकल जाता था। जेठानी भी रोहिणी जी को दबा कर रखती थी। रोहिणी जी के ससुराल में हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह पूरी लगन के साथ काम में लगी रहती थी। रोहिणी जी के पति को उनकी हालत से कुछ खास लेना देना नहीं था। जो भी पैसा कमाकर लेकर आते थे, तो जुए और शराब में उड़ा देते थे। लेकिन रोहिणी जी को अपने ससुर जी का बहुत सहारा होता था। कुछ समय बाद रोहिणी जी ने अपने बेटे करण को जन्म दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही रोहिणी जी के ससुर की मृत्यु हो गई। तो करण के पिता को अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, जिससे करण के पिता रोज रात को शराब पीकर आने लगे। अत्यधिक शराब पीने के कारण वे बीमार रहने लगे। इस अवस्था में भी डॉक्टर के मना करने के बावजूद उन्होंने शराब नहीं छोड़ी और लीवर खराब हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। रोहिणी जी तो छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई। अब रोहिणी जी एक एक पैसे के लिए दूसरों की मोहताज हो गई। अब उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। आर्थिक तंगी से परेशान होकर जब रोहिणी जी ने घर में हिस्सा मांगा, तो उसकी जेठ और जेठानी ने धक्के मारकर उसे उसके बेटे करण के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसलिए कोई नौकरी नहीं मिली, परंतु क्या करती, पेट का सवाल था तो लोगों के घर में काम करने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक स्कूल में आया जी बन गई। वहीं रहने को कमरा मिल गया और करण को भी उसी स्कूल में दाखिला करवा दिया, जहां उसकी फीस माफ कर दी गई। अब रोहिणी जी अपने बेटे का पालन पोषण अच्छे से करने लगी। उसका स्कूल पूरा होकर कॉलेज शुरू हो गया। पढ़ाई में वह ठीक था, लेकिन उसमें उसके पिता की कुछ आदतें थी। पिता की तरह गुस्सा और गाली गलौज करना उसका रोज का काम था। रोहिणी जी अपने बेटे को कई बार समझाती, पर वह किसी की नहीं सुनता था। कुछ सालों में करण एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था और अच्छी सैलरी मिलने लगी। इस बीच वह एक लड़की को पसंद करता था, जिसका नाम अंजलि था और उसी से शादी करना चाहता था। जब यह बात उसने अपनी माँ को बताई, तो माँ यह जानकर बहुत खुश हो गई। तब उन्होंने अपने बेटे की शादी अंजलि से करा दी और करण ने शहर में एक फ्लैट लिया। वह रोहिणी जी को अपने साथ तो रखता था, परंतु कभी उनसे प्यार से बात नहीं करता था, कभी उनका हालचाल नहीं पूछता था। रोहिणी जी अब घर पर रहने लगी थी और घर संभालती थी। उनका बेटा उनसे ढंग से बात तो नहीं करता था, पर उन्हें 2 समय का खाना तो मिल ही जाता था। इसी में रोहिणी जी संतुष्ट रह जाती। लेकिन अंजलि के आने के बाद तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब वह जाती भी तो कहाँ जाती, आखिर उन्हें रहना तो इसी घर में था। उनके मायके में भी अब कोई नहीं रहा। सभी छोटी बहनों की शादी हो गई थी। वह अपने घर परिवार में खुश थी और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। अब रोहिणी जी की तबीयत पहले से और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। उनसे जितना हो पाता घर का काम कर लेती थी और यदि तबीयत खराब लगती तो बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। अपनी सास का ऐसे पड़े रहना बहू अंजलि को बहुत दिक्कत होती थी। उसे लगता था कि रोहिणी जी उसके साथ रहकर केवल उसका खर्चा ही बढ़ा रही है। फिर एक दिन उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया।
वह सोचने लगी कि अब उसकी सास उसके काम की तो रही नहीं, बस दिन भर बिस्तर ही तोड़ती रहती है। जितने में बुढ़िया की दवाई आती है, उतने में तो एक नौकरानी रख लेती। फिर क्या था। खाना खाने के बाद जब बेटा बहू कमरे में आए, तो अंजलि ने अपने पति से कहा, आपको तो पता है कि मेरी बहन का एडमिशन इसी शहर में हो गया है, तो मैंने उसे कह दिया है कि अब वह हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। तुम अपनी माँ का कहीं और इंतजाम कर दो। अब इतने से घर में हम सबको नहीं रख सकते। वैसे भी तुम्हारी माँ तो सारा दिन पड़ी ही रहती है, उनसे बच्चों को भी परेशानी होती है। तुम ऐसा करो, अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ दो। बेकार ही एक कमरा लेकर रखा है। आपकी माँ का कमरा खाली होगा तो मेरी बहन प्रियांशी उस कमरे में रह लेगी। इस पर करण बोला, अंजलि तुम होश में तो हो? तुम्हें मालूम भी है तुम क्या बोल रही हो? हम माँ को वृद्धाश्रम में कैसे छोड़ सकते हैं? उनका भी तो कुछ सोचो। फिर मेरी भी उनके लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस पर अंजलि बोली, करण अब इमोशनल होने का समय नहीं है, प्रैक्टिकल होकर सोचो। माँ जी की आए दिन शुगर की दवाइयाँ चलती रहती हैं, घर का काम भी नहीं करती, उनकी दवाइयों का खर्चा कुछ कम नहीं है। माँ जी का बोझ हमारे सिर से हटेगा तो मैं नौकरानी रख लूंगी। मुझसे घर का सारा काम नहीं किया जाता। हम लोगों की जितनी जिम्मेदारी बनती थी हमने कर दी। अब हमारा भी अपना परिवार है। मुझे नहीं लगता अब हमें उन पर और पैसा लगाना चाहिए। और फिर बिना मतलब ही एक कमरे को लेकर रखा है। मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि मैं एक कमरा अपनी बहन को नहीं दे सकती। अब मैंने फैसला कर लिया है। तुम कल ही माँ जी को अपना सामान पैक करने के लिए कह दो, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो। तो ठीक है अंजलि, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। रोहनी जी बाहर हॉल में बैठी हुई बेटे बहू की सारी बातें सुन रही थी। यह बातें सुनकर उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनके दिमाग को जैसे झटका सा लगा और रोहनी जी सोचने लगी, क्यों चली जाऊं? क्या मेरे बेटे का घर मेरा नहीं है? और बहू ऐसे कैसे कह सकती है कि मेरा कमरा लिए बैठी है? इतनी तकलीफ सहन करके ही बेटे को इस दुनिया में लेकर आई, हालातों से लड़ते हुए पाल पोस कर उसे पढ़ाया लिखाया, खुद दुखों से भरी राह पर चलते हुए भी अपने बेटे पर आंच नहीं आने दी। बिना बाप के बेटे को इतनी मुश्किल से उसके पैरों पर खड़ा किया। उसके सिर पर यह छत है तो केवल मेरी बदौलत। और आज वही बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजने की सोच रहा है। सोचते हुए उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। सोचने लगी कि मेरे त्याग और तपस्या का क्या यही फल मिल रहा है मुझे? बेचारी रोनी जी सोचती कि अगर अपना ही खून अच्छा होता तो बहू की क्या हिम्मत थी ऐसी बात करने की। रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन रोहनी जी की आंखों में नींद गायब थी। सारी रात अपने कमरे में बेड पर बैठी रही, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनको रह रहकर यही ख्याल आता कि अगर कमरा खाली करवाना ही था तो इसके लिए मुझे वृद्धाश्रम भेजने की क्या जरूरत है। मैं तो हॉल में भी सो जाती, नहीं तो स्टोर रूम में ही रह लेती। सोचते सोचते उनकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे और फिर से उनकी सांसें फूलने लगी। सोचा कि बेटे को गर्म पानी देने को बोलूं। फिर अचानक ख्याल आया, कौन बेटा? अब वह बेटा अपना रहा कहाँ? अगले दिन जब करण और अंजलि सुबह उठे तो देखा कि माँ जी तो अभी उठी ही नहीं। बहू अंजलि तो यही सोचकर रास्ता देख रही थी कि कब माँ जी उठे और कब उनसे वृद्धाश्रम भेजने की बात करे। लेकिन अंजलि हैरान थी कि आखिर अब तक माँ जी उठी क्यों नहीं। 1 घंटा बीतने के बाद भी कमरे से बाहर नहीं निकली तो करण और अंजलि ने रोहनी जी के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर गए। लेकिन यह क्या, माँ तो वहां थी ही नहीं। अलमारी खोलकर देखा तो माँ जी के कपड़े भी गायब थे। वे दोनों सोचने लगे कि आखिर माँ हमें बिना बताए कहाँ जा सकती है। इतने में करण की नजर माँ जी के बिस्तर पर रखी एक चिट्ठी की तरफ गई। चिट्ठी को देखते ही करण उसे उठा लेता है और जल्दी से खोलकर उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे करण, हमेशा सुखी रहो। मेरा बेटा बहू मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यह जानने के बावजूद भी न जाने क्यों मेरे मन से तुम्हारे लिए दुआएं ही निकल रही हैं। मेरे अपने बेटे होते हुए भी तुम इतने पराये कैसे हो गए? यह बात समझ पाना शायद इस जन्म में मेरे लिए मुमकिन नहीं है। न जाने क्यों एक माँ बुढ़ापे में अपने बेटे
और बहू पर बोझ बन जाती हैं। तुम मेरे भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हो, वह सब तो मैंने रात को ही सुन लिया था। लेकिन मुझे मेरे आगे की जिंदगी कैसे बितानी है, इस बात का फैसला मैं तुम लोगों को हरगिज नहीं करने दूंगी। मैं तेरी माँ हूँ, कोई निर्जीव सामान नहीं जिसे उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। मैं केवल बूढ़ी हुई हूँ, लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम लोगों का घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ, और आशा है कि मेरे जाने के साथ ही तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के सिर पर बड़ा सा बोझ भी खत्म हो जाएगा और तुम लोग सुख चैन से जी सकोगे। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारी अभागी माँ। पत्र पढ़कर 2 पल के लिए करण की आंखों में आंसू आ गए। उसे पछतावा भी हुआ, परंतु केवल कुछ समय के लिए ही। थोड़ी देर बाद अंजलि की बहन प्रियांशी भी घर पहुंच गई। फिर घर का माहौल ऐसे हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात तक करण और अंजलि माँ जी को भूल चुके थे। घर में पार्टी जैसा माहौल बन गया। खाना बाहर से मंगवाया गया था और वे लोग खाने का आनंद लेते हुए हंसी ठिठोली करने में लग गए। रोहनी जी अपने कपड़े और थोड़ा सा सामान लेकर घर से चली गई। एक दिन पहले ही रोहनी जी को उनकी विधवा पेंशन मिली थी, तो सबसे पहले उन पैसों से उन्होंने अपने लिए दवाई खरीदी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। तुरंत अपने से छोटी बहन को फोन लगाया और उसे अपने मायके वाले घर में मिलने के लिए बुलाया। काफी सालों से वह घर बंद पड़ा था। वहां रहता भी तो कौन। माँ पिताजी तो काफी साल पहले ही चल बसे थे और बहनों का कोई भाई था नहीं जो उस घर की रौनक को बरकरार रखता। रोहनी जी की बातों में परेशानी की झलक को जानकर उनकी छोटी बहन ने अन्य बहनों को भी बुलावा भेज दिया। रोहनी जी भी सीधी अपने मायके वाले गांव चली गई। वहां गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हो गई। घर बंद था, तो रोहनी जी ने पड़ोस से चाबी ली और अपना घर खोल दिया। आज उन्होंने भी खुलकर सांस ली। अगले ही दिन उनकी 5 बहनें उनसे मिलने वहां आ गई। सब लोग इकट्ठे हुए तो रोहनी जी ने सबके सामने अपनी हालात के बारे में बता दिया। सभी बहनों ने उनसे कहा कि आप हमारे घर आ जाएं, परंतु सब अपने ससुराल में थी, तो रोहनी जी के लिए किसी के यहाँ जाकर लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। सभी ने पिताजी का खेत रोहनी दीदी को उपहार में दे दिया ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके, और थोड़ी नगद राशि भी दे दी। रोहनी जी ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ले लिया, लेकिन साथ ही यह वादा भी किया कि भविष्य में वह उनके पैसे वापस लौटा देंगी। परंतु देखा जाए तो 5 बहनों के लिए यह भी घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि उन्हें अपना मायका वापस मिल चुका था, जहां 5 बहनें समय समय पर कुछ दिन बिताने आ जाया करती थी। समय के साथ साथ रोहनी जी बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो चुकी थी। रोहनी जी को घर और खेत मिल गए। अपने पिताजी से उन्हें खेती की अच्छी जानकारी भी थी, तो उन्होंने खेतों में मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने उनके बताए तरीके से खेती की और कुछ ही महीनों में खेतों में फसल लहलहाने लगी। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बहनों द्वारा दी गई नगद धनराशि भी लौटा दी। सभी बहनों में बड़ी होने के नाते रोहनी जी एक माँ की तरह सभी को तीज त्योहार पर अच्छे अच्छे उपहार भी देने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वह बाकी रुपए समाज सेवा में लगाने लगी। एक विधवा होने का दुख उनसे बेहतर और कौन समझ सकता था। इसलिए वह अपनी जैसी अन्य विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनके समाज सेवा के गांव भर में चर्चे होने लगे। कई समाज सेवाएं संस्थाएं भी आगे आकर उन्हें सहयोग करने लगी। अब रोहिणी जी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन के लिए एक उद्देश्य मिल गया था। अक्सर अपने बेटे को याद करके उनकी आंखें नम हो जाया करती थी, लेकिन अगले ही पल सब कुछ भूलकर फिर से पूरे जोश के साथ जुट जाती। उन्होंने खुद को कभी कमजोर नहीं बनने दिया था। उन्होंने अपने घर में लड़कियों के लिए एक विद्यालय और एक कुटीर उद्योग खोला, जहां गांव की लड़कियां और महिलाओं को काम मिल सके, ताकि गांव की लड़कियां और महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपना भविष्य बना सके। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर ना रहना पड़े। वह नहीं चाहती थी कि शिक्षा और पैसे के अभाव में जो सब उन्हें झेलना पड़ा, ऐसे उनकी गांव की अन्य लड़कियों के साथ भी हो। इसलिए उन्होंने गांव की सभी गरीब लड़कियों को शिक्षित करने का जिम्मा उठाया। समय के साथ साथ
उन्होंने खुद को भी तैयार किया। कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने की जो सालों पुरानी इच्छा उनके मन में दबी रह गई थी, उन्होंने उस इच्छा को भी पूरा कर लिया। केवल 2 सालों के अंदर ही बेटे के घर में बहू से दबी रहने वाली रोहनी जी आज एक सम्मानित महिला के रूप में जानी जाती थी। उन्होंने छोटी छोटी कोशिश से बड़े बड़े काम कर दिखाए। उन्हें कई संस्थाओं से भी सम्मानित किया गया और सहयोग दिया। जगह जगह पर उनके कारनामों की चर्चाएं होने लगी। गांव के सभी लोगों के लिए उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी थी। एक दिन जब करण ने सुबह मोबाइल चलाया तो अपनी मां की वीडियो और लोकप्रियता देखकर उसका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नगद राशि मिलने वाली थी। उसे अपनी मां के बारे में पता चला तो उसने अंजलि को बताया। इस पर अंजलि करण को कहने लगी, सुनिए जी, हम उनके इकलौते बेटा बहू हैं। वह अपनी जायदाद हमें नहीं देगी तो किसे देंगी? आखिर उनकी प्रॉपर्टी पर हक तो हमारा ही बनता है। वह तुरंत दोनों रवाना हो गए। जैसे ही उनके घर पहुंचे तो नौकर ने बताया कि रोहनी जी किसी समारोह का उद्घाटन करने के लिए बाहर गई हैं। थोड़ी देर में आएंगी। माँ का इंतजार करते करते करण और अंजलि घर के बाहर निकलकर खेतों में देखने लगे। हरी हरी फसलें खेतों में लहरा रही थी। वे दोनों भी यह देखकर हैरान थे कि उनकी माँ ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। वो सोच ही रहे थे, करण के कानों में तेज हॉर्न की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो करण और अंजलि की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसकी माँ रोहनी जी कार चलाकर घर लौट रही थी। अंजलि भी देखकर हैरान थी कि वह बेचारी सी रोहनी जी, जो कभी अपनी दवा के लिए भी उनके सामने गिड़गिड़ाया करती थी, वही रोहनी जी आज समाज की सम्मानित महिला बन चुकी थी। उनके चेहरे से आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अपने बेटे को देखकर एक बार तो रोहनी जी के मन में ममता जाग उठी थी, लेकिन फिर उस समय ममता को अपने दिल के किसी कोने में समेटकर मजबूती से बोली, अब यहाँ क्या करने आए हो तुम लोग? तभी माँ के चरण स्पर्श करते हुए करण ने कहा, माँ, हम आपको घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। आपके जाने के बाद हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जब से आप गई हैं, मेरे दिल का तो सुकून ही जैसे खत्म हो गया। हम दोनों को अपने किए पर बहुत पछतावा है। माँ, अब आप अनजान लोगों के साथ नहीं रहेंगी। अपने घर, अपने परिवार के लोगों के साथ रहेंगी। अपनी खेती आप मेरे हवाले कर दीजिए। यह जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। मेरे होते हुए मेरी माँ इतना काम करे, अब यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। करण का साथ देने के लिए अंजलि भी बोली, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। रोहनी जी, जो अपने बेटे और बहू को अच्छे तरीके से जानती थी, उनके लालच को तुरंत पहचान गई और सख्त लहजे में बोली, मुझे तुमसे ऐसी बात की उम्मीद थी। जो अपनी सगी माँ को घर से निकालकर बेसहारा कर सकते हैं, वह इन असहाय और गरीब लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी? बेटा, तुम लोगों से ही मैंने सीखा है कि दुनिया में भी अपने नहीं होते। जिन लोगों को तुम पराया कह रहे हो, वे लोग ही हकीकत में मेरे अपने हैं। और हाँ, अब मैं आत्मनिर्भर महिला हूँ। अपने बेटे बहू पर बोझ नहीं हूँ। अपनी इस जिंदगी में बेहद खुश हूँ। जो अपमान मुझे तुम्हारे साथ रहकर मिला, वह अपमान तो दरअसल मेरे लिए वरदान था। सच कहूं तो मुझे जिंदगी का मतलब ही उस घर से निकलने के बाद समझ आया। बेटा, अब तो मुझे यह सम्मान भरी जिंदगी रास आ गई। अब मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। अब ये लोग ही मेरा परिवार है। और जहां तक रही बात संपत्ति की, तो मेरे जीते जी या मेरे मरने के बाद भी इस संपत्ति में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ऐसा कहते हुए रोहनी जी ने अपने नौकर को आवाज लगाई और कहा, अरे सोहन, मेहमान आए हैं, उनके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। मुझे न्यू ईयर पार्टी के लिए जाना है। सुबह तक वापस आ जाऊंगी। मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से करना। कहते हुए रोहनी जी अपनी कार लेकर निकल पड़ी। करण और अंजलि हैरानी से कार में जाती हुई अपनी माँ को देखते ही रह गए। आज उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन हाथ मलने के अतिरिक्त उनके पास और कोई चारा नहीं था और अपना समूह लेकर वहां से चले गए। अब रोहनी जी की प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही थी, जिसके चलते उनके बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना सब हो रहा था।
लेकिन बेटे और बहू इसके विपरीत दिन प्रतिदिन उनकी हालत बदतर होती जा रही थी। तो दोस्तों, रोहिणी जी ने जो फैसला लिया वो सही था या गलत? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।